स्मृति ईरानी कौन है? उनकी हैसियत ही नहीं है कि अमेठी से वो जीत जाएंगी। तो ये रोज़गार मेला हमें नहीं चाहिए भैया। हम 50,000 रुपये सेमेस्टर की फ़ीस देते हैं और आप चाहेंगे कि हम 10,000 रुपये में नौकरी करेंगे? ये कहाँ का नियम है? 1.5 करोड़ गया और बड़े लोगों का खाता चला गया। 14 में आए थे, 24 में चले जाएंगे। सिर्फ झूठ बोलते हैं। झूठा नंबर 1 हैं हमारे प्रधानमंत्री। आप कहते हैं कि आप नौकरी देंगे, अरे आपने नौकरी नहीं दी, आपने नौकरी ले ली। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लोकसभा चुनाव यानी कि एक ऐसा चुनाव जिसकी पूरी देश भर में चर्चा है और सिर्फ देश भर में नहीं बल्कि विदेश भर में इसकी चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि जिस तरह से भाजपा 400 पार का नारा दे रही है और एक तरफ विपक्ष है जो पूरे दमखम के साथ एक होकर यानी कि इंडिया अलायंस मैदान में है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यूपी यानी उत्तर प्रदेश, जो कि लोकसभा सीटें 80 लोकसभा सीटें अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लेकिन यहाँ पर अब राजनीति थोड़ी चेंज हो रही है। एक्चुअली अमेठी जो सीट है और रायबरेली जो 2 सीटें हैं वो कांग्रेस की पारिवारिक सीटें रही हैं, लेकिन अभी तक के उस पर नाम कन्फर्म नहीं हुआ है। उन सीटों पर अब जो सामने नाम आ रहा है अमेठी से, वो राहुल गांधी का नाम सामने आ रहा है और एक तरफ स्मृति ईरानी जो उनकी टक्कर में है। फिलहाल ये सूत्र हैं, लेकिन हम लोगों से जान लेते हैं कि अगर अमेठी से राहुल गांधी और स्मृति ईरानी की टक्कर होगी तो जीत किसकी होगी, क्योंकि स्मृति ईरानी जिस तरह से सिलेंडर उठाकर चलती थी और बेरोजगारी महंगाई की दुहाई देती थी, भाजपा सरकार कांग्रेस सरकार के खिलाफ लड़ती थी, आज जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, स्मृति ईरानी का कोई बयान उन सारी चीज़ों को लेकर नहीं आता है। फिलहाल चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। छात्र हमारे साथ है, कैसे देखते हैं सारे चीज़ों को? लोकसभा चुनाव है, इलेक्शन है और स्मृति ईरानी जिस तरह से अगर मैं टक्कर की बात कहूँ, राहुल गांधी अगर अमेठी से आ जाते हैं चुनाव लड़ने तो क्या होगा इस बार? देखिए, जो स्मृति ईरानी जी और राहुल गांधी जी के बारे में बात कर रहे हैं आप, उसमें एक मैं शायरी से शुरुआत करूंगा। तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावे किताबी है। तो जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि अमेठी की जनता जो स्मृति ईरानी से इस समय नाखुश है, आप देख रहे हैं कि तमाम हत्याएँ, तमाम तरह के गलत तरीके से वो फैसला लेती हैं। आप जब चुनाव का वक्त था, जब राहुल गांधी जी और स्मृति ईरानी जी के बीच में जब चुनाव हो रहा था, उस समय स्मृति ईरानी जी लगातार गांव में घुसकर लोगों से बात करती थी, उनकी समस्याओं को सुनती थी। एक नल भी खराब होता था तो वहाँ सामने बैठ जाती थी, अनशन करती थी। लेकिन आज तक 5 साल बीत चुके हैं, उस गांव को देखने तक नहीं गई हैं। उस गांव में कितनी हत्याएं हो रही हैं, कितने लोग भूख से मर रहे हैं, इसके बारे में कोई उनके पास रिपोर्ट नहीं है। और एक तरह से मैं बता दूं कि जो सिलेंडर लेके वो चलती थी ना, हमको तो लग रहा है कि अब उनके ऊपर सिलेंडर भी भारी पड़ रहा है। जो 1200 रुपये का सिलेंडर है, उनके मन में भी अब ये हो गया है कि हाँ ये महंगा है, लेकिन वो किस तरीके से बोलें। वो उसी पार्टी में शामिल है जिस पार्टी में भ्रष्टाचार और इस तरीके से तमाम घटनाएँ देखने को मिलती हैं। तो 24 का जो चुनाव होगा, निष्पक्ष रूप से महिला उत्पीड़न, बेरोजगारी और शिक्षा और ज़्यादा तौर पे वृद्धा पेंशन पे होगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण आज बता दूं कि आज समय में सबसे जो तेज़ तरीके से जो न्यूज़ चल रही है वो है अग्निवीर। आप देख लीजिए, एक नौजवान तैयारी करता है, लगातार सालों तैयारी करता है, वो सेना में भर्ती होता है और सेना में भर्ती होने के बाद उसे ये पता चलता है कि 4 साल की उसकी नौकरी है। 4 साल बाद क्या करेगा? आप कहते हैं जिसके पास नौकरी है वो पकौड़े तलेगा। पकौड़े तलने का भी तो आपने स्कीम छोड़ दिया है। एक वही सरकार थी जब प्याज और तेल का दाम बढ़ने पर तो सरकार गिर गई थी। आज वही देख लीजिए, तेल आपका 200 रुपये हो गया, प्याज इतनी महंगी हो गई, गैस सिलेंडर 1200 रुपये हो गया। आप कहते हैं कि हमारे झोपड़ी के बाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। किस तरीके की आप परिभाषा दे रहे हैं? स्मृति ईरानी कहती हैं कि अगर मैं वहाँ से खड़ी होती हूँ, मैं चैलेंज करती हूँ राहुल गांधी को कि जिस तरह वो आएंगे अमेठी में, अमेठी की जनता उनको नाकार देगी। आप कैसे देखते हैं इसको? स्मृति ईरानी कौन है? उनकी हैसियत ही नहीं है कि अमेठी से वो जीत जाएंगी। इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है इंडिया गठबंधन की। और जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को हराएंगे, आप हमारे एक कार्यकर्ता को हरा के दिखाइए। आप पहले कार्यकर्ता को हराइए, फिर हमारे जननायक राहुल गांधी के बारे में आप बात करिएगा। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इस मौजूदा स्थिति में महिलाओं की क्या स्थिति हो गई है, और आप बेशर्म की तरह बता रही हैं कि आप अमेठी से राहुल गांधी को हराएंगी। इस बेशर्मियत की हद का आपको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। इस बात को आप बात कर रही हैं, ऐसी बात। तो मौजूदा स्थिति ये बता रही है कि 2024 में पूर्ण रूप से इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और अमेठी से पूर्ण बहुमत से फिर से शीर्ष नेतृत्व जो भी होगा इंडिया गठबंधन का,
वो पूर्ण बहुमत से जीतने जा रहा है। क्या है 24 में माहौल, क्या कुछ कह रहा है 24 का चुनाव? देखिए 2024 बहुत ही बेहतरीन माहौल है। इसमें जो है कि मेन मुद्दा क्या होना चाहिए मैं बताना चाहूँगा। बतौर छात्र रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य। मोदी जी ने तो 2 करोड़ रोजगार दिए, शिक्षा हाँ, व्यवस्था इतनी अच्छी वो कर 2 दी। करोड़ रोजगार उन्हीं को मिले हैं जो उनकी चाटुकारिता करते हैं। बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में जो बैठे हुए हैं उन्हीं के लोग बैठे हुए हैं। तो वही लोग कहेंगे आकर के कि मुझे 2 करोड़ नौकरी मिल गई। मुझे तो नहीं मिली, मेरे गांव के लोगों को तो नहीं मिली। मैं इतना पढ़ाई लिखाई कर लिया हूँ, मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही है। अगर कोई वैकेंसी आ रही है तो पेपर लीक हो जा रहे हैं। आज तक कौन सा पेपर है जो सुरक्षित हो गया है पूरे बिना लीक हुए? कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। तो मैं तो इस सरकार को बिल्कुल खारिज करना चाहता हूँ। और दूसरी बात आप बता रही थी अभी स्मृति ईरानी के बारे में। तो स्मृति ईरानी वही है जो सिलेंडर लेकर के दौड़ती थी पूरा, और आज पता नहीं चलता कि वो सिलेंडर कहाँ चला गया है। और अगर वो मिलेंगी हमसे तो मैं पूछूंगा कि सिलेंडर का दाम क्यों नहीं कम हो रहा है और आप अब क्यों नहीं सिलेंडर लेकर के चल रही हैं। और महिला होने के नाते वो महिला हैं, उनको महिलाओं के ऊपर बात करनी चाहिए, उनके ऊपर उत्पीड़न जो हो रहे हैं उन तमाम चीज़ों को देखना चाहिए। लेकिन अगर उनसे कोई सवाल पूछ दिया जाता है तो वो सीधे किनारे हो जाती हैं। और दूसरी चीज़ वो हिंदुत्व की बहुत बड़ी बात करती है कि मैं हिंदू राष्ट्र बचाऊंगी, ये तमाम चीज़ें कहती हैं। और गौ रक्षा करती हैं, गौ को माता कहते हैं लोग, ठीक है, लेकिन उस हिसाब से तुम काम भी तो करो। वहीं उनकी बेटी है तो जाकर के वहाँ पे रेस्टोरेंट चलाती हैं, तमाम चीज़ें आपको सुनने को मिला है। मैं नहीं बताऊँ, ये पूरा मीडिया बताता है, अखबार में आपको दिखाई देता होगा। तो वही एक शायरी अभी भाई ने बताया कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये वादे झूठे आंकड़ा किताबी है। तो वही किताबों में 2 करोड़ नौकरी दे चुके हैं। लेकिन अगर मैं अपना हिसाब लेना चाहूँ पूरे 10 सालों में तो अब तक 20 करोड़ नौकरी मिल जानी चाहिए। मतलब युवा अपना हिसाब करने के मूड में है। बिल्कुल हिसाब किया जाएगा। अभी हम लोगों ने यंग इंडिया रेफरेंडम के नाम से अपने विश्वविद्यालयों में हम लोग एक मुहिम चलाए थे जिसमें पूछा गया था छात्रों से क्या आपको 2 करोड़ नौकरी मिली। तो मुझे लगता है 85% 90% तक छात्रों ने ये कहा कि मुझे नौकरी नहीं मिली है। तो मैं कैसे मान लूँ कि ये मोदी सरकार जो है कि वादे पूरा कर रही है। बिल्कुल भाजपा सरकार ये कहती है ना जो क्वालिफाइड है उसको नौकरी हम दे रहे हैं। क्वालिफाई अब वो वहाँ से कहाँ कैसे तय करेंगे जिनकी डिग्री खुद नहीं पता चलती है कहाँ से लेकर के आए हैं। हस्तलिखित के ज़माने में वो प्रिंट आउट डिग्री लेकर के आते हैं। वो कहते हैं कि ये वो हमें चैलेंज करेंगे कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। पहले तो वो खुद अपना दिखाएं कि पढ़े लिखे हैं कि नहीं, सच में चाय बेचते थे कि नहीं बेचते थे। जहाँ जाते हैं सिर्फ झूठ बोलते हैं। झूठा नंबर 1 हैं हमारे प्रधानमंत्री। कहना नहीं चाहिए, हमें बुरा लगता है, हमारे देशवासियों को बुरा लगेगा, लेकिन जो सच्चाई है वो तो किसी से नहीं छिपेगी। तो वो झूठ बहुत बोलते हैं। इस बार 14 का इलेक्शन में अगर बात करूं 2014 जिस मुद्दों पर हुआ था 24 में वही मुद्दे रहेंगे या फिर क्या बदलाव होगा? बिल्कुल बिल्कुल वही रहेंगे कि 14 में आए थे 24 में चले जाएंगे। इतना अच्छा काम करने के बाद भेज रहे हैं आप। कौन सा अच्छा काम? भारतीय जनता पार्टी का कोई विकास ही नहीं है। सिर्फ जुमलेबाज लोग हैं। संसद में हो तब भी जुमला देते हैं, ज़मीन पे मंचों पे भी जुमला देते हैं। ज़मीनी स्तर पे भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम ही नहीं किया। आप बात कर लीजिए उत्तर प्रदेश की। आज उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में चुनाव की सरगर्मी है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो भी विकास किया वो हमारे माननीय नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के विकास कार्यों के नाम बदलने का सिर्फ काम किया। सब जानते हैं, चाहे एम्बुलेंस हो चाहे 100 नंबर हो, उनका नाम बदला। तो कहाँ विकास है? जनता को बहुत गुमराह कर लिए ये लोग। अब जनता जान चुकी है। जनता का यही मानना है कि 14 में आए थे 24 में चले जाएंगे। 24 में देखिए 14 में आए थे 24 में जाएंगे और इनको जाना पड़ेगा। क्योंकि क्या किया इन लोगों ने? हमें क्या चाहिए भैया? हमें तो रोज़गार चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। रोज़गार के नाम पे आप आते हैं कहते हैं कि मैं मेला लगा रहा हूँ। जैसे वो फिल्म में लगाते थे मेला लगेगा तो रोज़गार मेला। हाँ, तो ये रोज़गार मेला हमें नहीं चाहिए भैया। हम 50,000 रुपये सेमेस्टर की फ़ीस देते हैं और आप चाहेंगे कि हम 10,000 रुपये में नौकरी करेंगे? ये कहाँ का नियम है? और दूसरी चीज़ शिक्षा का स्तर इतना नीचे गिराते जाते हैं, कोई छात्र पढ़ नहीं पाएगा। और जब पढ़ नहीं पाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो कहने का उनको मौका मिलेगा कि योग्य युवा नहीं मिल पा रहे हैं। भाई तुम फीस इतनी महंगी कर दोगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आओगे जिसमें सिर्फ लूट खसोट है, सिर्फ बच्चों को एडमिशन लेकर के जितना उनसे हो सके पैसा ले लो। अब उनको क्या पता कि गांव में एक मजदूर किसान कितने मेहनत करता है, इतनी चिलचिलाती धूप में गेहूं काटता है, फिर उसको लेकर के घर आता है, फिर बेचता है। बेचने के बाद तब कहीं जाकर वो भी पूरा दाम नहीं मिलता है। किसी तरीके से 1 बोरी 2 बोरी बेच करके आता है
तो अपना फीस जमा करता है, और उसमें से भी ये जब बढ़ाते जाते हैं तो थक हार के लास्ट में क्या होता है कि छात्र निराश हो जाता है, फिर कहता है छोड़ देते हैं पढ़ाई, चल के हम भी गाँव में किसानी ही करेंगे। तो ऐसे तो नहीं चलने वाला है देश में। अगर आप चाहते हैं कि फिर से सत्ता में आए तो नौकरी दीजिए, रोज़गार दीजिए, शिक्षा फ्री करिए पूरा। बाबा साहब अम्बेडकर कहे थे कि जो बजट का हिस्सा होगा एक हिस्सा पूरा शिक्षा पे खर्च होना चाहिए, लेकिन ये स्कॉलरशिप के नाम पे पूरा पैसा खा गए। लखनऊ विश्वविद्यालय की मैं सच्चाई बताऊं, 3000 छात्र पूरे वंचित है, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने डाटा ही नहीं भेजा। अब बताइए 3000 जो छात्र हैं उसमें से हम मान लेते हैं कि चलिए 500 छात्र ही अगर गरीब होंगे, गरीब किसान मजदूर के बेटे होंगे, तो वो फीस कहाँ से देंगे? उनका स्कॉलरशिप नहीं आएगा। तो किसी तरीके से ये लखनऊ विश्वविद्यालय में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो भी जाते हैं दिन भर, दोपहर के बाद जाते हैं, रात तक जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब करेंगे, 5,000-10,000 मिल जाता है, तो आकर के अपना खाने पीने का व्यवस्था करते हैं। ऐसे में वो फीस कहाँ से दे पाएंगे? स्कॉलरशिप ही उनका एक मेन जरिया होता है, वो भी बंद करके रखे हुए हैं। सरकार नहीं डायरेक्ट बंद करती है, उनके जो चेले चपाटी हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं वे लोग बंद कर देते हैं। जब फॉरवर्ड ही नहीं करेंगे डाटा तो कहाँ से आएगा? तो ऐसे तमाम चीज़ें हैं। अगर मैं बात करने पाऊँ तो बहुत समय बीत जाएगा, बहुत चीज़ें। अपने 10 सालों में मोदी जी से जो उम्मीद की थी वो पूरी हुई? देखिए, अगर हर सरकारों को हम देखें तो हर सरकार अपना एक मैनिफेस्टो जारी करती है और अपने एजेंडे को जारी करती है और उस एजेंडे पर काम करती है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो को देखें, 2014 में उन्होंने आर्टिकल 370 ट्रिपल तलाक, राम मंदिर को लेकर अपने प्रोविजन को आए थे, और जिन मुद्दों पर कोई सरकार चुनी जाती है उसका पूरा हक है कि उन मुद्दों पर काम करे। अच्छा, 370 से लोगों का क्या फ़ायदा हुआ और 370 क्या है इसके? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। 370 से फ़ायदा ये हुआ कि जो कश्मीरी हिंदू पंडित थे जिनका 7वां पलायन 1990 में होता, आपको आश्चर्य होना, जो लोग, मुझे ये बात सुनकर ताज्जुब होता है कि जो लोग लोकतंत्र का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि आज लोकतंत्र की हत्या होगी, उनको उस समय क्यों नहीं याद आया जब उनका पलायन हुआ? कितने जो है सेकुलर पार्टियां, कितने समाजवादी पार्टियां और कितने इस बात के पुरोधा सड़क पर निकल कर आए कि हम उनका पुनर्निर्वासन चाहते हैं, उनका रिहेबिलिटेशन चाहते हैं, उनके लिए हम पेंशन, उनके लिए हम जो है स्कूल्स और अच्छे हॉस्पिटल चाहते हैं। ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी ने आकर आर्टिकल 370 से पॉलिटिकल गेन किया है और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने वो उस पर नहीं कर पाए हैं जो उन्होंने वादा किया था। लेकिन ये बात भी नहीं भूलना चाहिए कि आर्टिकल 370 जो उनका एक कोर एजेंडा था उसको फुलफिल किया है। ये बात से आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन उससे लोगों का क्या फ़ायदा हुआ भाई? जनता का क्या फ़ायदा हुआ? वही भाई कह रहे हैं कि जो मैनिफेस्टो जारी करता है वो पूरा करता है। मैं पूछना चाहता हूँ, 2 करोड़ नौकरी क्यों नहीं दिया? फ्री शिक्षा क्यों नहीं दिया? गैस सिलेंडर के दाम क्यों नहीं कम किए? महंगाई दर कम करने आए थे ना। पेट्रोल का दाम जो 70 सालों में नहीं बढ़ा वो मात्र 10 साल में इतना बढ़ा दिया, डबल कर दिया। तो मैं कैसे मान लूँ? और रही बात धारा 370 की, तो धारा 370 1B सिर्फ ख़त्म किया गया, जिसमें ये जाहिर होता है कि आप अगर किसी भी भारत देश में कहीं के भी नागरिक है तो वहाँ पे जाकर आप ज़मीन खरीद सकते हैं। तो वहाँ पे जाकर ज़मीन कौन खरीद रहा है? अंबानी और अडानी खरीद रहा है, उनके जो दोस्त हैं, चेले हैं, वो जाकर के खरीद रहे हैं। और सुनोगे, हाँ, आ जाइए, इधर ही आ जाइए। हाँ, आपने जो इसमें कहा कि ना कि केवल इसमें एक प्रोविज़न हटा, एक प्रोविज़न नहीं हटा है। आपको पता था राइट टू एजुकेशन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था? राइट टू एजुकेशन जो एक बेसिक राइट है कि भाई 6 से 14 वर्ष के बच्चे को सरकार मूलभूत शिक्षा देगी, ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था। तो ये कहना कि बस एक प्रोविज़न जुड़ा है, उसको केवल बस ज़मीन खरीदने का अधिकार मिला है, यह मुझे लगता है कि एक इग्नोरेंस का प्रतीक है। आपको अध्ययन करना चाहिए कि 370 में केवल जम्मू कश्मीर की अगर ये बात कर रहे हैं तो वहाँ पर लद्दाख भी आता है। लद्दाख भी आता है। आज लद्दाख की हालत देखिए, आज लद्दाख की हालत क्या है। वहाँ पर खनन हो रहे हैं। वहाँ देखिए एक सेंसिटिव इलाका है लद्दाख। हाँ, और दूसरी चीज़ है, और चीन जिस तरीके से अतिक्रमण चीन का बढ़ता जा रहा है ये भी देखना होगा, इसका ये भी एक पहलू है। तो ये नहीं कि जम्मू कश्मीर में आप कर दिए तो जम्मू कश्मीर में किए, लद्दाख का क्यों नहीं हुआ? हाँ, लद्दाख के साथ जो आप वादा किए थे वो क्यों नहीं अपने मैनिफेस्टो में लाए थे? बोले कि मैनिफेस्टो को जिसको लाती है वो अपना करती है, गवर्नमेंट लागू करती है। तो ये जम्मू लाए थे कि 6 शेड्यूल में हम उसको जगह देंगे लद्दाख को, तो लद्दाख को क्यों जगह नहीं मिला 6 शेड्यूल में? और दूसरी बात जो एक बढ़ते थे कि कहते थे कि ये जो इंडिया का रुपया, किसी भी देश का करेंसी जो है नहीं गिरता है, लेकिन इंडिया का रुपया क्यों इतना गिर रहा है? हाँ, तो उस टाइम 69 रुपये के अप्रोक्स रुपया था डॉलर के मुकाबले। हाँ, आज 83 रुपये आप पहुँचा दिए। हाँ, तो अब नहीं बढ़ रहा है,
का ऐसा ही है। इकोनॉमी को लेकर तो मैं भी सहमत हूँ कि इकोनॉमी को लेकर मैं सहमत हूँ कि भारतीय जनता पार्टी उस पर खरी नहीं उतरी है और उनकी विफलता है कि जहाँ पर वो दावा करते थे कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, उस पर वो पूरी तरह विफल रहे हैं। केवल 6,000 रुपये देने से किसान सशक्त नहीं होगा। चलिए, आपने ये तो माना। जी बिल्कुल मान रहा हूँ। भाई अभी कह रहे थे कि पुरानी सरकारों ने कुछ नहीं किया, 70 साल रहे, 10 साल रहे, 15 साल रहे। अभी इनको यही नहीं पता है कि नौजवानों की जो है सब नहीं आता था, जो शहीद होता था। देश के पूर्व रक्षा मंत्री श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने काम किया और एक बिल लाए कि जो है शहीदों का घर उनके परिवार को दिया, सब परिवार को दिया जाएगा। ये भूल रहे हैं कि अखिलेश यादव जी ने इस नारे के साथ सरकार में आए थे कि दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, रोटी कपड़ा सस्ती हो। इनको अभी यही नहीं पता है। और भाजपा का क्या मैनिफेस्टो था कि 15 लाख आएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, गरीबों को घर दे देंगे। अरे जाइए, आपने जो शौचालय बनवाए हैं उसमें महिलाएं कंडा भर रही हैं। आप बताइए, आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि आप नौकरी देंगे। अरे आपने नौकरी नहीं दी, आपने नौकरी ले ली। जो सरकारी थे उनको प्राइवेट कर दिया, 4 साल का अग्निवीर बना दिया। कबो कोई महतारी नहीं कहत रहे कि जाओ बेटा सेनम जाओ, जितने समाजवादी नौजवान रहे सेनम जात रहे। आप बताइए, आप कहते थे 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, क्या दे दिया आपने? यूपी पुलिस लीक हो रहा है, साइंस का पेपर लीक हो गया हाई स्कूल का। बताइए किस पे के घर पर बुलडोजर चल गया? आरओ लीक हो गया। नौजवान आज इस कारण पे भटक रहा है। प्रशासन दबाव बना रहा है कि फीस जमा कर दो वरना एडमिशन काट करके फेंक देंगे। पूछिए, गया मैं तो कहे यादव हो, हम कहे हाँ यादव हैं। कहीं ठीक है, देखेंगे आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे काम होगा। और यही जब समाजवादी पार्टी की सरकार रहती थी, दूध पीने वाले और दूध बेचने वाले लड़का कांस्टेबल में भर्ती हो जाता था तो कहते थे कि यादव को भर्ती कर दिए। अरे नौजवान, हम लड़ रहे हैं, हम झगड़ रहे हैं, हम अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ना जानते हैं। पूछिए किन नौजवानों से। विश्वविद्यालय में एक सुनहरा सपना देख करके नौजवान आता था, आज MBA करके 9,000 कर जो है वो प्लेसमेंट मिल रहा है। अरे 9,000 जेकर फीस 80,000 हो, वो का 9,000 महीना देंगे आप? बताइए कौन सी सरकार चल रही है? भाई अपने कह रहे थे कि भाजपा ने ये कर दिया वो कर दिया। आप 5 काम बताइए क्या कर दिया इसी कैंपस में बताइए, इसी लखनऊ में बताइए। क्या SCL भाजपा ने बनवा दिया? क्या मेट्रो भाजपा ने चलवा दी? बताइए। यही अभी तो गेट नया बन गया, 2.5 करोड़ का गेट बना। इमा अगर किया जाए ठेका पट्टे सब कुछ तो बहुत ज्यादा इसकी कीमत 1 करोड़ होगी। 1.5 करोड़ गया और बड़े लोगों के खाते में चला गया। मैं सही बता रहा हूँ। अभी लाल बहादुर का 55 करोड़ आया है। यही जब सरकारें नहीं होंगी तो कहेंगे ED CBI फला। आप बताइए, आज नेताओं को जो है जेल में ढकेला जा रहा है और सोचिए कितने भाजपाई जेल में जाएंगे जब कभी समय आएगा। स्मृति ईरानी तो अमेठी से अरे स्मृति ईरानी को तो मैं महिला मानता ही नहीं हूँ। महिला नहीं है वो महिला नहीं है। जो अमेठी की जनता जो एक राज करना चाहती है। कौन अमेठी जनता राज? स्मृति ईरानी। बात राहुल गांधी की नहीं है, बात कांग्रेस की नहीं है, बात विपक्ष की नहीं है, बात सत्ता की नहीं है। नौजवान कहाँ है? गरीब कहाँ है? दलित कहाँ है? पिछड़ा कहाँ है? आदिवासी कहाँ है? बताइए। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जगदेव बाबूजी ने कहा था 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है धन धरती और रात बाट में 90 भाग हमारा है। और 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए। सबको शिक्षा सबको काम, नहीं तो होगी नींद हराम। और रोजी रोटी दे न सकी जो वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी।